कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी बेस के साथ पहले ट्रीट किया जाता है, NaOH, KOH, COH ट्वाइस, कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाता है। अब इस बेस के साथ जब ट्रीट करते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई भी सॉल्ट बनाता है। उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर एक रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन कैथोड पर होगी। अब ये एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन है, इसी को प्रोडक्ट आपको समझ लेना है कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। मान लीजिए कि RCOOH प्लस बेस, मान लीजिए NaOH है या KOH है या CaOH ट्वाइस है, एक्सेप्ट कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसे मान लीजिए कि आपके पास है RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्वस भी लगा देते, आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो कुछ प्रोडक्ट एनोड पर रिलीज होगा, कुछ कैथोड पर रिलीज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं प्रोडक्ट बनाऊं इससे पहले मैं ये देख लूं कि मैकेनिज्म में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। क्योंकि एक तो प्रोसेस ये एल्केन बनाने की है तो RR तो बनेगा, ठीक है, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2 गैस बनेगा, ठीक है, प्लस NaOH बनेगा। मतलब NaOH बनने से सॉल्यूशन का pH क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो RCOO माइनस Na प्लस टूटता किसमें, RCOO माइनस प्लस Na प्लस में। आपके पास आपने मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया और H2O टूटा है H प्लस और OH माइनस में। एनोड पर आपके पास क्या है, RCOO माइनस OH माइनस है। इसमें से RCOO माइनस एनोड पे बनाता है RCOO फ्री रेडिकल
प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से मिलते हैं इसको दो ऑप्शन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में ये क्या करता है? ऑप्शन 1 में क्या करता है ये? अब देखिए ऑप्शन 1 में क्या है कि आर सी डबल ओ फ्री रेडिकल, ध्यान समझिएगा, थोड़ा आर को बड़ा कर देते हैं, मतलब आर के बॉन्ड को बड़ा कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल इसको तोड़ देते हैं, तो ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देता है? CO2। तो बन जाता है आर फ्री रेडिकल प्लस CO2। ठीक है, अब ये आर फ्री रेडिकल जो है इसके पास भी 2 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ऑप्शन। आइए समझा देते। देखिए ऑप्शन ए में क्या होता है कि आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके आर बनाता है। ये है मेजर प्रोडक्ट। क्या है? मेजर प्रोडक्ट। आर फ्री रेडिकल ये क्या करता है? गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, लेकिन माइनर प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर। डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट जो होता है वो वेरी लेस अमाउंट में होता है, तो इसको लिख देते हैं वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनता है इसमें। कोई बोले कि भाई क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है? बिल्कुल बनता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है? आर जुड़ गया, आर जुड़ गया, लेकिन ऑप्शन ए 1 ही चल रहा है, अभी ऑप्शन 2 नहीं चालू हुआ। ऑप्शन 2 चालू नहीं हुआ। अब हम लोग को इसको मिटाना पड़ेगा ऑप्शन 2 चालू करने के लिए। यहाँ से RCOO फ्री रेडिकल का ऑप्शन 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपने ऑप्शन ए में क्या क्या बना लिया है? RrCO2 दो चीज़ें बना ली आपने, RR और CO2 आपने बना लिया है। मतलब ये दोनों चीज़ें कहाँ रिलीज हो रही है? ये दोनों चीज़ें रिलीज हो रही है एनोड पे। ये दोनों चीज़ें कहाँ रिलीज हुई? एनोड पे, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा था वो किस पे हो रहा था? एनोड पे हो रहा था। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। ठीक है, हम ऑप्शन 2 पर आए। डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, एल्केन बनेगा, जो कि क्या है? एल्केन मतलब आर जुड़ जाएंगे, ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आर जोड़ना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बल्कि एल्केन बोलने से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एल्केन बने। हमारा रिएक्टेंट कैसा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लेकिन एल्केन बनाने का ये मेथड तो है।
अगर आर एल्काइल ग्रुप है तो वो एल्केन बनेगा। अब ऑप्शन 2 क्या है? आर ये टूटा ऐसे, बनाया आर रेडिकल प्लस CO2। अब ये आर एक नए इसके साथ जुड़ के आर सी डबल बॉन्ड O O आर बना लेता है, इसको बोलते हैं एस्टर। अच्छा, ये आपका क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। ये आपका क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। समझ पाए? मेजर प्रोडक्ट आपका क्या था? आर आर। माइनर प्रोडक्ट क्या है? एस्टर। और ट्रेसेस में क्या होते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पर अपने पास क्या क्या है? H प्लस है और Na प्लस है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? H प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, इसने बनाया H2 गैस। ठीक है, हाफ H2 लिख दो। H2 मैंने बोला था कि बैलेंस करने का उतना लोचा आपके साथ नहीं है। इन द सोल्यूशन Na प्लस OH माइनस NaOH pH इंक्रीजेस। आपको मैंने ये चीज़, इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई है। ठीक है। तो अब 3 तरह के प्रोडक्ट मिले आपको। अब हमने यहाँ पर क्या है? मेजर प्रोडक्ट ही केवल लिखा है, आर आर। एस्टर नहीं लिखा, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं लिखा। ये कहाँ रिलीज हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है कैथोड पर, ये रिलीज हो रहा है एनोड पर, ये रिलीज हो रहा है कैथोड पर। और ये कहाँ रिलीज हुआ? तो ये रिलीज हुआ, मतलब ये कहाँ है? तो ये सोल्यूशन के अंदर है। ये कैथोड या एनोड पे रिलीज नहीं हो रहा है, ये सोल्यूशन के अंदर है। सब कुछ रिलीज होता रहेगा लेकिन ये सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा। NaOH मतलब सोल्यूशन का जो एक्वा सोल्यूशन है उसका pH बढ़ाता रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर R जो एल्काइल ग्रुप है, ये R, ये R, ये R, जो भी R है, अगर R टर्सरी ग्रुप है, अगर R टर्सरी ग्रुप है, तब एस्टर मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो R जिसको आप पहले मेजर बोल रहे थे वो माइनर होगा। तब एस्टर मेजर प्रोडक्ट होगा और R क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। बाकी कैथोड पे तो H2 रिलीज हो गए, एनोड पे तो एस्टर बन रहा था, तब भी CO2 रिलीज हो ही रहा था, वो तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? एस्टर। तो एक पॉइंट लिखेगा, इफ R group is tertiary, if R group is tertiary, then ester is major product, then ester is major product and RR is minor product। एस्टर क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। RR क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे केस में अगर आप इसको टर्सरी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH3 COONA प्लस माइनस एक्वस, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस आपने करा दी। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं
तो ये अपने आप हो जाता है मीनिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर ये CS3 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 CO2 प्लस H2 NaOH ये बनेगा। मतलब अब आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा? एस्टर होगा। अब आप RR नहीं बनाएंगे, जबकि प्रोडक्ट बनाना होगा तो आप केवल यही बनाएंगे, इन सबको नहीं बनाते हैं। वो तो जब कैथोड एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है, कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है, तब पूरा बनाते हैं, अदरवाइज खाली इतना बनाते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होता है तो आप केवल RR बनाते हैं, तब भी CO2 H2 NaOH ये सब नहीं बनाते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है? एक पॉइंट लिखिएगा, दिस रिएक्शन also not suitable for this reaction also not suitable for alkane having odd number of odd number of carbon, alkane having odd number of carbon। मतलब ये रिएक्शन भी सुटेबल नहीं है उसके लिए जिसके पास कार्बन नंबर कैसे ऑड है, मतलब कार्बन का नंबर आपको कैसा चाहिए? इवन चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CS3COO K प्लस, और आपने क्या कर दिया, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पर, के का मतलब है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम के लिख कर काम चलाएंगे, हम ऐसे करते हैं ना भाई, तो के लिख कर काम चलाएंगे। तो अब हमारा क्या होगा, ये R ग्रुप है तो ये बनाएगा CS3 R ग्रुप RR बना दिया। और क्या बनेगा? CO2। और क्या बनेगा? H2। वो सब नहीं लिखना है, केवल RR। ठीक है, ये क्या बनेगा? 2R, ये R में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ये बना। अभी क्या है? CS3 मतलब ये क्या हो गया? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हो गया तो ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी ग्रुप हो गया ना, तो ये बनाएगा ऐसे, ये बनेगा। अब ये क्या बन गया? टर्सरी। कार्बन कौन सा हो गया? ये यहाँ से ये टर्सरी R ग्रुप क्या हो गया? टर्सरी हो गया। जैसे ही R टर्सरी हुआ, इसने क्या बना दिया? इसने मेजर प्रोडक्ट बना दिया एस्टर। मेजर प्रोडक्ट क्या बना दिया? एस्टर बना दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने लिया CS3COONA प्लस CS3CH2
COON है, और आपने करा दी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब क्या हो गया, 2 तरह के एल्काइल ग्रुप हो गए आपके पास। तो फिर वही बात होगी जैसा कि उसमें दिखाया था आपको कि ये CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, ये C2H5 C2H5 से रिएक्ट कर सकता है, या CH3 C2H5 से रिएक्ट कर सकता है। मतलब क्या मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट। ये मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये पूरा तरीका है, इसमें ये इसको बनाने के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि इसमें मिक्सचर बन रहा है। फिर हमने बोला था कि वो इकोनॉमिकली हमको महंगा पड़ेगा, हम इनको अलग करेंगे, तो इसलिए बोला जाता है कि ऑड एल्केन बनाने के लिए ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। ऑड एल्केन बनाने के लिए सूटेबल नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 बताइए, 6 ले लेते हैं। और आपने करा दी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तब क्या होगा कि यहाँ पर ये हटेगा, फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ पर ये हटेगा, फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, और ये फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। एकदम बोर्ड रिएक्शन वाला रिएक्शन हो रहा है। ये 5 नंबर की क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। 5 नंबर की क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ये अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो कितना 1 2 3 4 5 5 नंबर की रिंग बनेगी। अब देखो 1 2 3 मतलब 1 2 3 ये एक जगह पे CH3 है, उसके 3rd पोजीशन पे फिर CH3 है। तो यहाँ मान लो आपने CH3 लगा दिया, और 1 2 3 इसके 3rd पोजीशन पे फिर एक CH3 लगा दिया। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया इसका। समझ गए। जैसे 8वां है मान लीजिए, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया इसका। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये दोनों फ्री रेडिकल, जैसे मान लीजिए ये फ्री रेडिकल बना, तो ये अपने जैसे फ्री रेडिकल को ढूंढेगा, तब तक ये और ये आपस में रिएक्ट करके खुद ही बॉन्ड बना लेंगे। मतलब ये ऐसे बन जाएगा। ये बात समझिएगा। ये बात समझिएगा। मतलब एल्कीन भी इसके अंदर बनता है। कहने का मतलब है कि चैप्टर तो हम एल्कीन पढ़ रहे हैं, लेकिन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन भी बनता है। एल्काइड भी बनता है। देखिए बना के दिखाते हैं आपको।
8वां था, जैसे 9th है तो C डबल बॉन्ड C COO Na प्लस माइनस COO Na प्लस माइनस, ये H, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इसको मैलेइक एसिड बोला जाता है। क्या है ये? सिस है, लेकिन दोनों H एक तरफ, दोनों COO एक तरफ। अब ये दोनों हटेगा, यहाँ फेडिकल बनेगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही ना बनेगा। अब यही चीज अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड ले लूं, यह है फ्यूमेरिक एसिड और ये इसका ट्रांस है, इसका ट्रांस है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब इसका अगर मैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो ये टूटेगा या फेडिकल बनेगा, ये टूटेगा या फेडिकल बनेगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों ही केस में एसिटिलीन बनेगा, दोनों ही केस में एसिटिलीन बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दे आपको, नोट करके लिखेगा। इसका नाम है मैलेइक एसिड, इसका नाम है मैलिक एसिड, इसका नाम है मैलोनिक एसिड। नाम में हमेशा होता है कंफ्यूजन, नाम में इनके, हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में केवल यही था, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था, बस नाम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए नोट करके लिखवा दिया यहीं पर एक जगह पर कि कौन सा दे रहा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। ये मैलोनिक एसिड है, ये मैलिक एसिड है, ये मैलेइक एसिड है। ठीक है, दो याद रखेंगे, याद रखेंगे ना नाम। मैलोनिक एसिड, मैं आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताऊंगा। ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज आप पिला देना, इस तरह का एक कोडवर्ड है, ओ मम्मी सुबह। या बता दूं क्या को, ये क्वेश्चन हमारा कितना तक हुआ था? 8 9 तक हुआ, 10 तक हुआ था, 10 तक हुआ था ना, तो उसको अभी हम आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको ये बता दें, कोडवर्ड बता दें। ये कोडवर्ड आपको बता दें। वन 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है, यह है ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज आप पिला देना, कोडवर्ड है। ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज पिला देना मत बोलना, आप बोलना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, वरना पूरा एडिपिक एसिड गायब हो जाएगा। तो क्या है? ओ मम्मी, बोल के देखो एक बार, बोलो एक बार, बोलो क्या बोलोगे? ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज आप पिला देना। ठीक है,
अब कुछ लोग बोले सर हम लोग तो गांव के रहने वाले, हम ग्लूकोज नहीं पीते, तो तुम घी खा लेना। ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज की जगह पर ओ मम्मी सुबह घी आप पिला देना। ठीक है भाई। मैं आपको बताता हूँ ओ मम्मी का मतलब क्या है। अच्छा, ये जो 1 2 1 3 1 2 ये इसकी मीनिंग क्या है? जैसे देखिए COOH ये 1 2, मतलब पहला कार्बन भी COOH है और दूसरा कार्बन भी COOH है, इसलिए 1 2 COOH CH2 COOH। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 3। इसका नाम है M से स्टार्ट हो रहा है, क्या नाम है? मेलोनिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले बोला था। O ऑक्जेलिक एसिड, M मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम मेलोनिक एसिड। इसका नाम सक्सीनिक एसिड। इसका नाम ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटामिक बोलते हैं शायद इसको, ग्लूटामिक एसिड। ये है एडिपिक एसिड और ये है पामिक एसिड। ठीक है, तो अब जैसे देखिए जिस नंबर पे COOH होगा उस नंबर पे लाने के लिए आपको बीच में CH2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अब 1 4 है, तो COOH और COOH चौथे नंबर पर है, तो बीच में आपको 2 CH2 लाना पड़ेगा, तब जाकर ये चौथे नंबर पर 1 2 3 4। अब जैसे मान लीजिए कि ग्लूटामिक एसिड है, तो बीच में 3 CH2 लाओगे तो 1 5 होगा। एडिपिक एसिड बीच में 4 CH2 लाओ, और पामिक एसिड बीच में 5 CH2 लाओ। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा इनके, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड पामिक एसिड। कोड वर्ड क्या है इसका? ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ऐसे करके जाता है। और कोड वर्ड क्या है? ओ मम्मी मम्मी। गाना सुने हो कभी? ओ डैडी डैडी, तो वैसे ही हो। ओ मम्मी सुबह ग्लूकोज आप पिला देना। सुबह ग्लूकोज पियोगे एनर्जी रहेगा। गन्ने का जूस पी लिया करो। कहे सुबह सुबह उठ के सर क्या करें हम? जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सुबह सुबह उठ के हम क्या करें, तो मैं केवल ये कहता हूँ कि सुबह सुबह तुम बस उठ ही जाया करो, बहुत है। तुम्हारे बस का तो सुबह उठना भी नहीं है। बहुत से बच्चे आजकल जो है सूर्योदय नहीं देख रहे। सूर्योदय आजकल के, अब जैसे स्कूल जाने वालों की बात छोड़िए, उनकी मजबूरी होती है। उनकी क्या होती है? मजबूरी होती है। उनके मम्मी पापा लात मार के उनको उठा देते, खास करके मम्मी या दादी या बड़ी बहन। मतलब घर में ये पर लोग ऐसे होते हैं जो लात मार के इनको उठाते हैं। इनका सुबह उठने का मन नहीं करता, तो ये सुबह उठ के अगर स्कूल जाते हैं तो कहते हैं कि सर हम जो है सूर्योदय देखते हैं, हम सुबह स्कूल जाते हैं। तो भाई ये देखो, ऐसा है ना, ये तुम नहीं जाते हो, तुम्हारे अंदर का डर जाता है। और अब जो लोग कोचिंग खाली जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो जिनको इवनिंग में कोचिंग जाना होता है या जिनको जो है 10 बजे तक आराम से जाना है, वो लोग देखिए, अब जिनको 10 बजे तक जाना है वो तो 9 बजे सो के उठते हैं, और जिनको इवनिंग में जाना है वो 12 बजे सो के उठते हैं। अच्छा, उनका बहाना अलग चलता है। उनका क्या बहाना चलता है कि हम रात को पढ़ते हैं सर, इसलिए। भाई कौन कहता है तुमको रात को पढ़ने के लिए? नेचर ने कहा है कि रात को तुम सो और दिन में पढ़ो। लेकिन हम खुद स्टूडेंट थे तो हम लोग खुद भी रात को पढ़ते थे। तो यह चीज़ मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता कि आप रात को मत पढ़िए। अगर आप पढ़ते हैं तो फिर रात को पढ़िए। लेकिन अगर आप और आपके पूरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले दोस्त रात को पढ़ते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल है भाई। ये याद रखिएगा। चलिए अच्छे, तो 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
11वें क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे COO प्लस माइनस COO ये है, और आपने करवा दिया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये यहाँ से टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल बना, यहाँ से टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल बना, तो ये क्या बन गया ऐसे। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन वाली सब वो बताते जा रहे हैं, है ना भाई। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बन गया COO Na प्लस माइनस COO Na प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, तो यहाँ ये टूटेगा, ये टूटेगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा, तो लेकिन यहाँ बनेगा तो पाई बॉन्ड बन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। बस समझ पा रहे, मामले को समझना ही जरूरी है आपके लिए। चलिए स्वास्तिक भी बना देते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, ये दोनों जुड़ गए, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, ये दोनों जुड़ गए। स्वास्तिक सीधे क्या बनाया, डमरू बना दिया। डमरू, डमरू कौन बजाता है, अब डमरू बजाते हैं कौन, शिव जी। ये भी अध्यात्म से जुड़ गया, तो ये भी अध्यात्म से जोड़ दिया हमने इसको, तो भाई ठीक। अब हमारा जो है चौथा मतलब 14th, ये कहे शिव जी सुनो पार्वती, स्वास्तिक देखा है तुमने, डमरू बजाऊं मैं, वो वाला सुने हो ना। एक और ले लेते हैं, एक और क्या ले ले, हाँ चलो वो क्यूबेन वाला बना लेते हैं, क्यूबेन वाला, वो अपना फेवरेट है ना। क्यूबेन वाले से हम द एंड करते हैं, हमेशा क्यूबेन वाले से हम द एंड करते हैं। COO Na प्लस माइनस, COO Na प्लस माइनस, तो ये हमारा, अब जैसे ये टूटा, ये टूटा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, तो क्या बना, कंपाउंड का नाम क्या है, बोलो, मने में बोलो, कुछ तो बोलो बेटा। क्यूबेन, क्या नाम है बेटा, क्यूबेन, क्यूबेन। अच्छा, अब लिखिएगा लिमिटेशन ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग डालिएगा लिमिटेशन ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इसमें पहला है कि सुटेबल फॉर एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, suitable for alkane having even number of carbon. Second point, tertiary alkyl group form ester. Tertiary alkyl group form ester. Next point, third point, it also give disproportionation reaction. It also give disproportionation reaction. ठीक है। चौथा पॉइंट, मीथेन CH4, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रैकेट में लिखिएगा एंड वुड्स रिएक्शन। वैसे तो वुड्स रिएक्शन में भी मीथेन नहीं बनता, लेकिन वहाँ भूल गए थे लिखवाना, तो ब्रैकेट एंड करके लिख लीजिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ब्रैकेट एंड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बनता। आपके मन में कुड़बुड़ाया जरूर होगा कि मीथेन बन सकता है सर, मैं बता दूँ आपको,
कुड़बुड़ाया गया होगा। कुड़बुड़ाया मतलब होता है कुड़बुड़ाया मतलब होता है कि आपके मन में विचार आए होंगे। जैसे ये सब क्या है कि हम लोग अपने बचपन में बोला करते थे, अपने दोस्तों के साथ बोला करते थे कुछ लोकल लैंग्वेज, तो वो जो है कुड़बुड़ाना। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपके मन में क्या कुड़बुड़ाया? आपके मन में कुड़बुड़ाया कि फॉर्मिक एसिड का अगर आप सर इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए तो फॉर्मिक एसिड जैसे HCOO Na+ एक्वस आपने ले लिया, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया आपने, टर्सरी तो है नहीं कि अस्तर बनता है। तो अब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कर एनोड, पहले तो आप देख लीजिए कि HCOO Na+ एक्वस जो होगा वो देगा क्या? HCOO Na+, H+, OH-, वो इतनी चीज़ें दे रहा है, ठीक है। अब इसमें एनोड पर क्या आ रहा है? एनोड पर आ रहा है HCOO-, OH-, जिसमें कि RCOO- चाहे HCOO- ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये बनाया H पीरियडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर ये H पीरियडिकल प्लस CO2, और ये जो H पीरियडिकल है दूसरे H पीरियडिकल से रिएक्ट करके बनाया गया H2। ये रिएक्शन कहाँ हुई? एनोड पे। अब कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पर इसका दिया हुआ ये इलेक्ट्रॉन H+ से रिएक्ट कर जाता है, हवा आता है क्या? H2 गैस। मतलब आपने देखा एनोड पे भी H2 गैस, कैथोड पे भी H2 गैस। खतरनाक है भाई ये। नहीं, ये है एनोड पर और ये है कैथोड पर, और ये है सॉल्यूशन में। एनोड पे, कैथोड पे, सॉल्यूशन में। समझ पा रहे हैं? पक्का एकदम 100% गुड। अब हम बात करेंगे नए रिएक्शन की, नाम है, अब बच्चों बात करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस की। COREY, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, तो कोरे हाउस सिंथेसिस क्या होता है ना? कोरे हाउस सिंथेसिस में तरीका तो वही है, लेकिन बनाने का ही तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अच्छा इसके बारे में बता दें कि डॉक्टर E.J. कोरे, डॉक्टर E.J. कोरे ने इसके बारे में बताया था, मैं याद रख लीजिए। अच्छा, RX को सबसे पहले Li से रिएक्ट कराया जाता है कोरे हाउस सिंथेसिस में। वैसे तो डायरेक्ट रिएजेंट क्या है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले पूरा मैकेनिज्म आपको बताया। तो ये बनाता है Li ± S। ये कैसे हुआ होगा? एक्चुअली क्या है कि RX जो है वो टूटा होगा ऐसे, R+ + X-, दो Li2 प्लस, मतलब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये R+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर R- बना लिया होगा,
और आर माइनस एल आई प्लस से बनाया होगा आर एल आई प्लस माइनस, ठीक है। एक एल आई प्लस यहाँ इन्वॉल्व होगा, एक एल आई प्लस बचा, वो क्या है एल आई प्लस और एक्स माइनस क्या बनाया एल आई एक्स। तो देखिए यहाँ पर पहला ये बना, लेकिन उसका मैंने मैकेनिज्म आपको बताया कि कैसे बना, ठीक है। उसके बाद इसमें सी यू एक्स डालते हैं तो ये बनाता है आर टू सी यू एल आई प्लस माइनस। कैसे, अब ये क्या है, ये कैसे बन गया, चलिए इसको भी देखते हैं मैकेनिज्म। आर टू का मतलब दो आर है, आर टू का मतलब दो आर है, ये नहीं आर वन आर टू वाला आर टू नहीं है, ये आर टू का मतलब दो आर है। टू आर एल आई प्लस माइनस, टू तक इसमें आर माइनस प्लस टू एल आई प्लस सी यू एक्स, टू तक इसमें सी यू प्लस प्लस एक्स माइनस, ठीक है। टू आर माइनस प्लस सी यू प्लस प्लस एल आई प्लस, ये बनाया आर टू सी यू एल आई। ठीक है, इसको बोला जाता है गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है भाई। अब आपने क्या करा था, दो एल आई था ना, तो एक एल आई तो यहाँ आ गया, एक एल आई कहाँ गया, तो एल आई प्लस प्लस एक्स माइनस, ये क्या आ गया एल आई एक्स हो गया, ठीक है, गिलमैन्स रिएजेंट। तो अभी तक आप गिलमैन्स रिएजेंट बना चुके हैं। गिलमैन रिएजेंट के बाद से कोरी हाउस सिंथेसिस स्टार्ट होता है, मतलब इस रिएजेंट को तो गिलमैन ने बनाया था, लेकिन जब कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं, समझ पा रहे हैं। कोरी हाउस सिंथेसिस जब लिखते हैं हम तब तो पूरा लिखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये कैसे बना, ये का मैकेनिज्म ये है, यहाँ से यहाँ जाने का मैकेनिज्म ये है, गिलमैन्स रिएजेंट कैसे बना ये मैंने आपको बताया, ठीक। तो आप लिखिएगा जरा से पॉइंट कि गिलमैन्स रिएजेंट is a good source. Gilman's reagent is a good source of carb anion, good source of R minus, good source of R minus. Gilman's reagent is good source of R minus, but not better than Grignard reagent. गिलमैन्स रिएजेंट आर माइनस के एक अच्छा सोर्स है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अच्छा सोर्स नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिलमैन रिएजेंट से ज़्यादा अच्छा सोर्स है आर माइनस का। पर अब जो बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं जानता वो चिंता मत करे, वो खाली ये बात लिख ले। अब क्या होता है कि आपके पास है एल आई और यहाँ पर आर डैश एक्स पर यहाँ से आर माइनस निकल कर इसके ऊपर अटैक करता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो SN2 होती है, जो प्रोसेस होती है वो SN2 होती है। तो ये बनाता है आर डैश, ठीक है। अब यही जो है वो कौन है, एल्केन है, ठीक है। आर डैश एक्स
शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड should be primary or secondary alkyl halide. For better yield, R-X should be प्राइमरी. बेटर यील्ड के लिए क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए. अब R-X क्या नहीं हो सकता? R' cannot be tertiary aromatic ring और ब्रिज हेड. R' क्या नहीं होना चाहिए? टर्सरी नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग नहीं होना चाहिए, ब्रिज हेड नहीं होना चाहिए. मतलब टर्सरी तो आप जानते हैं, एरोमेटिक भी जानते हैं. ब्रिज हेड क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि ये जो चीज़ है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट ये ब्रिज हेड है, या ये वाला पॉइंट क्या है? ब्रिज हेड है. तो ये ब्रिज हेड नहीं होना चाहिए. R' ब्रिज हेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिज हेड भी क्या है? एक तरीके का टर्सरी ही है, पीछे से अटैक नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, अटैक नहीं हो पाएगा. समझ पा रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेकर बताएं आपको, एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं. मान लीजिए आप कोरे हाउस सिंथेसिस से प्रोपेन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी प्रिपरेशन आप पढ़े, वुड्स रिएक्शन पढ़े, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े, ये ऑड वालों के लिए नहीं था, ये इवन वालों के लिए. बार बार इवन बोला जा रहा था, कहा जा रहा था कि ऑड के लिए नहीं है, लेकिन ये ऑड के लिए है. तो अब जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए कि C2H5Cl ले लिया, इसमें Li डाला, तो बनाया इसने C2H5 Li प्लस माइनस. ठीक है, मैंने मैकेनिज्म बताया है आपको. फिर इसके अंदर मान लीजिए CuX डाल दिया, CuBr डाल दिया, या CuCl डाल दिया, कुछ भी, जो भी. ठीक है, तो अब ये क्या बना? C2H5 ट्वाइस Cu Li. अब इसका दो कंपाउंड लेकर हमने ये बना दिया. ये क्या बन गया? ये बन गया गिलमैन्स रिएजेंट. अब ये देगा C2H5 माइनस. अब जो हमारा C2H5 ट्वाइस Cu Li है, इसको हमने CS3Cl से रिएक्ट करा दिया. तो यहाँ से इसने दिया C2H5 माइनस, जिसने इस पर अटैक किया. कैसे? SN2 मेथड से. और ये साइमल्टेनियसली हुआ भाई, इसका अटैक और इसका टूटना दोनों एक साथ हुआ. और यहाँ पर क्या बना? C3H8 C2H5 CH3 C3H8 प्रोपेन बन गया यहाँ पर. तो कहने का मतलब है कि अब आप यहाँ प्रोपेन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप क्या नहीं बना सकते? मीथेन नहीं बना सकते अभी भी. वी कैन नॉट प्रिपेयर्ड मीथेन बाय दिस मेथड. ये बात आप लिख लेंगे. वी कैन नॉट प्रिपेयर्ड मीथेन बाय दिस मेथड. ठीक है,
तो अब जो हम अगला पॉइंट पर आएंगे उसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन अब हम अगली क्लास में बात करेंगे। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नमस्कार।